अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ मुश्किकुन पार्ट 6। अगले ही लम्हे उसे एक झटके से बेड पे गिराया गया और बहरोज़ उसके ऊपर झुका उसे ही देख रहा था। वो फटी आंखों और बेतरतीब सांस लिए उसे देखने लगी, जिसमें बुरी तरह से लर्ज़ उठा था। वो अपनी गहरी पुरस्रार आंखों से उसकी फकहोती रंगत को देखने लगा। वो मुझे जाने दें। उस उनसा ने अपनी पूरी ताकत से उसे ढकेलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। वो तो किसी पत्थर के मुतरादिफ अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला था, बल्कि जब उसकी ताकत के सामने हार मान चुकी, तब बहरोज़ उस पर मज़ीद झुक गया। आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे करना चाहिए। तुम रात के इस पहर मेरी आरामगाह में क्या कर रही हो? मैंने यहाँ किसी को आता हुआ देखा, पर शायद वो मेरा वहम था। वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराता हुआ उसकी गर्दन पर झुका, जिस पे गोया वो काँप उठी। नहीं, रुको, मुझे वापस जाने दो। उनसा उसकी पकड़ में बुरी तरह मचलने लगी। क्या तुम नहीं जानती कि एक जवान लड़की रात के इस वक्त अंधेरे में एक मर्द के कमरे में आए तो इसका क्या मतलब होता है? वो सर्द लहजे में बोला, जिसमें उनसा यूं कांपती जैसे उसे माउंट एवरेस्ट पर ला खड़ा किया हो। सांस टूटने लगी, जिसे बहरोज़ अपने चेहरे पे महसूस कर सकता था। उसने एक बार फिर अपनी सी कोशिश की थी, लेकिन वो भी पहले की कोशिशों की तरह नाकाम रही। अब की बार उनसा ने अपनी आंखें ज़ोर से भींच ली। वो कितने ही लम्हे उसके चेहरे की नशीब व फराज देखता, कितनी मुमासलत थी उनमें, फिर भी कितनी मुख्तलिफ। वो अपना वज़न उस पर से हटाने लगा तो उनसा ने आंखें उठा करके उसे देखा। जब साइड पे लेटा उसे जाने का रास्ता दे रहा था, उनसा के जिस्म ने फ़ौरन हरकत की और वो बेड से उतरने लगी, लेकिन उसके बरक्स बहरोज़ ने बहुत आसानी से उसे मुंह के बल पलटा था। अब की बार वो चीख उठी और खौफ के मारे अपने हाथ पांव चलाने लगी। न जाने उसे क्यों एहसास हुआ जैसे ऐसा कि कुछ उससे कब्ल भी हो चुका है। डोंट वरी, यू विल इंजॉय इट लव। वो उसके कान में सरगोशी करने लगा, जिसमें उनसा की आंखों से बेइख्तियार आंसू निकले थे। बहरोज़ के सर्द लब उसके कान की लौ को छूते हुए कंधे की जानिब बढ़ने लगे। उनसे बेड क्राउन को थामती खुद को खींचने की कोशिश करने लगी। जब उसने बहरोज़ का लम्स अपने कंधों के दरमियान महसूस किया, वो कुछ समझ पाती इससे कब्ल उसके बदन में एक तेज़ दर्द की लहर उठी। उसे यूं लगा जैसे किसी तेज धार आले से उसे काट दिया गया हो। एहतजाज लबों पे ही रुक रह गया, क्योंकि अगले ही लम्हे वो धुंध की वादी में तीर रही थी। उसका सर किसी मफलूज की तरह नरम गद्दे पे गिरा। वो गहरे सांस लेती उससे पुरलुत्फ होने लगी। उसकी नज़रों के सामने से धुंध छुटने लगी थी। कोई उसे बुरी तरह झंझोड़ रहा था। उठ भी जाओ, अगर अब तुम नहीं जागी तो यहीं छोड़ जाएंगे। हुंजा का सर बुरी तरह दर्द करने लगा था। सलीहा ने उसे एक बार फिर झंझोड़ा तो वो अपनी आंखें खोलने लगी। सलीहा का धुंधला हुआ चेहरा उसकी नज़रों के सामने था। आंखें खोलते ही दर्द की एक शदीद लहर उसके सर में उठी तो वो फिर से उससे मूंद गई। मरी रहो यहीं, डैड कह रहे थे कि तुम्हें जगा दूं। 5 मिनट में हम लोग निकल रहे हैं। सलीहा उसे वहीं छोड़कर वहां से चल दी। उनसा ने बमुश्किल अब फिर से आंखें खोली थी। बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन फिर से गिर गई। आखिरकार कुछ देर की तगदो से वो आहिस्ता से उठती दीवार का सहारा लेती हुई वॉशरूम में गई और अपना चेहरा धोने लगी। ठंडे पानी से चेहरा धोने की वजह से वो अब कुछ बेहतर देख पा रही थी। उसे यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। वो दीवार से टेक लगाकर गहरा सांस लेने लगी और फिर इसी तरह सहारा लेती कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियाँ उतरने लगी। सर्दियों के मौसम में भी उसकी पेशानी पसीने से तर होने लगी। उसका सांस टूटने लगा, जैसे उसने एक तवील मसाफत भागते हुए तय की हो। वो लहराते वजूद से सीढ़ियाँ उतरती हॉल में पहुंची, जहां कबीर साहब बहरोज़ से मुखातिब थे। सुबह के 5:30 बजे। अभी तक मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था, जबकि बारिश काफ़ी देर से रुक चली थी। आप चाहें तो मज़ीद कुछ देर यहाँ रुक सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन अब हमें चलना चाहिए। वैसे भी जल्द ही ऑफिस पहुंचकर डील फाइनलाइज भी करनी है। वो बहरोज़ से मुसाफिहा करते हुए बोले, जिसका हाथ हमेशा की तरह ही सर्द था। उनजा, क्या तुम ठीक हो? कबीर साहब उसका चेहरा देखते हुए परेशानी से बोले। जवाबन वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ, बस सर में ज़रा सा दर्द है। टैबलेट लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। उनकी जानिब बढ़ती हुई कहने लगी, जब एकदम सर बुरी तरह चकरा गया और वो ज़मीन बोस होने लगी।
बहरोज़ ने उसे गिरने से कबल ही हवा में थाम लिया। वो उसकी पकड़ में लहरा गई थी, अपने हाथ उसके सीने पे टिकाती तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रही थी। बहरोज़ की आंखें उसी पे टिकी थी, जिसे महसूस करके उसकी धड़कन बढ़ रही थी। सलीहा ने माँ को कोनी मारी तो वो फिर से उन दोनों की जानिब बढ़ी, जबकि कबीर साहब पहले ही उसकी जानिब बढ़ चुके थे। क्या हुआ तुम्हें? बुशरा बेगम ने उसे बहरोज़ से अलग किया था, जबकि कबीर साहब उसकी पेशानी अपने हाथ की पुष्ट से छूने लगे। तुम तो सच पढ़ रही हो, मेरे ख्याल से मुझे आराम की ज़रूरत है। वो अपने सर पे हाथ रखते हुए बोली। कबीर साहब ने उसे बाजू से थाम रखा था, ताकि कहीं वो फिर से ना गिर जाए। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, लेकिन उसे आने में वक्त लगेगा। बहरोज़ उससे गहरी निगाहों से देखता हुआ मुखातिब हुआ। नहीं, हम आपको मज़ीद परेशान नहीं करना चाहते। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। वो बहरोज़ से इजाज़त लेते हुए उनसा को थाम कर मरकज़ी दरवाजे की जानिब बढ़ने लगे। बुशरा बेगम भी उनकी पैरवी करती हुई चल पड़ी। सलिहा बहरोज़ के करीब बढ़ी तो वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, उम्मीद है कि फिर मिलेंगे। वो एक नज़ाकत से अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोली। बहरोज़ ने तमस्खराना मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। लेकिन मुझे यकीन है कि हम फिर मिलेंगे, वो पुरस्कार सा देखते हुए बोला। सलीहा की आंखें उसके जवाब पे चमक उठी, उसके रुखसार गुलाबी होने लगे थे। उनसा ने जाते हुए पलट कर उनकी जानिब देखा और गहरा सांस लेकर रह गई। बहरोज़ ने अपनी नज़रों का ज़ाविया बदला था और उसे देखकर मुस्कुरा दिया, जैसे उसे महज मज़ीद थोड़ा इंतज़ार करने का कह रहा हो। वो जैसे ही घर पहुंची अपने बिस्तर पे गिरकर सो गई। कबीर साहब ने उसे कई बार साथ हॉस्पिटल चलने का कहा, लेकिन वह हर बार टाल गई। दोपहर के वक्त उसे मुलाजमा ने आकर जगाया और सूप पेश किया। सूप पीकर वो कदरे बेहतर महसूस करने लगी और जैसे भूख भी जाग उठी थी। अपने कमरे में ही खाने की डिश मंगवाई और फिर उससे मुकम्मल इंसाफ किया। न जाने उसके साथ ही क्या हो रहा था। रात के वक्त तो वो ठीक थी, फिर अब अचानक कहीं मुझे कोई महलिक बीमारी तो नहीं हो गई। ये सोच आते ही वो अपने दांत चबाने लगी। अचानक यूँ सर चकराना, नज़र धुंधला जाना, भूख बढ़ना, तवाज़ुन खोना, थकावट महसूस होना, आखिर ये कौन सी बीमारी की निशानी हो सकती है? वो गहरी सोच में गिरफ्तार एक ऑरेंज जूस का गिलास लब से लगाए हुए लैपटॉप खोलकर बैठ गई। आप कैसा महसूस कर रही हो? आपके सामने हूँ। वो मुस्कुराते हुए कबीर साहब से मुखातिब हुई। आंखों के सामने अभी भी अंधेरा छा रहा था और कुछ वक्फे से चक्कर भी आते रहते हैं, लेकिन सुबह की मानिंद उसका तवाज़ुन काफ़ी बेहतर था और ना ही कुछ कदम उठाने से उसका सांस फूल रहा था। उसे उम्मीद थी कि कल तक वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आपका काम कैसा जा रहा है? वो उनके ऑफिस में मौजूद मुख्तलिफ कतब के कवर देखती हुई बोली। सब कुछ ठीक है, महज बहरोज़ साहब के सिग्नेचर होने बाकी हैं। फिर तो आपको मुबारक हो। कबीर साहब मुस्कुराकर सर को जंबिश देने लगे। लेकिन मैंने किसी और मकसद के तहत तुम्हें यहाँ बुलाया है। क्या सब ठीक है? वो संजीदा होती उनके सामने कुर्सी खींचते हुए बैठ गई। हाँ, तुम बताओ, सलिहा और बुशरा का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? सब ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसके हाथ की पुष्प को थपथपाते हुए बोले। शायद तुम्हें याद हो, तुम पार्टी में सयाल साहब से मिली थी। मैं तो पार्टी में कई लोगों से मिली थी। वो सरसरी अंदाज में कंधे उचकाते हुए बोली। ओह, लेकिन उनका कहना था कि वो तुमसे मिले और तुमसे अपना तारुफ भी करवाना चाहते थे, लेकिन बहरोज़ बे की वजह से नहीं करवा पाए। हुंजा को अचानक पार्टी वाला वो शख्स याद आया था। ओह, आप उसकी बात कर रहे हैं? वो नाक सुकेड़ती हुई बोली, जिस पर वो हंस दी। तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ऐसा ही करती थी जब उसकी किसी नापसंदीदा चीज़ का जिक्र किया जाए। अपनी माँ का जिक्र सुनते ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। कबीर साहब का भी चेहरा जर्द पड़ने लगा, लेकिन फिर वो अपना सर झटक गए। सयाल साहब ने तुम्हारे लिए प्रपोज़ल भेजा है। हुंजा की तो आंखें जैसे फैल कर बाहर निकलने को थी। मैं बस तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। मर्जी? मेरे ख्याल से ये वाजह है कि मुझे वो शख्स कतई नहीं पसंद, और फिर अभी मेरा सेटल होने का भी कोई इरादा नहीं। कहीं आपको मेरी मौजूदगी नापसंद तो नहीं? वो अपनी बात करते हुए अचानक रुक कर पूछने लगी। ये तुम क्या कह रही हो हुंजा? ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम मेरी औलाद हो, मेरा खून हो। मुझे तुम्हारी खुशी हर किसी से अजीज़ है। इस प्रपोज़ल के बारे में तुमसे बात करने का मकसद महज यही था कि तुम एक समझदार लड़की हो। अगर मैं नहीं चाहता कि तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी पे काबिज़ हो चुका हूँ। उनके समझाने पे वो शर्मिंदा से अपनी पलकों की ओट से उन्हें देखने लगी। आई एम सॉरी, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। यहाँ आओ। वो उसे अपने पास बुलाने लगे, जिस पर उनसा उनके सीने से जा लगी। तुम तो वाकई अकेली जाना चाहती हो।
मैं आजकल ज़रा मसरूफ़ हूँ। अगर तुम 2 दिन तक मज़ीद रुक जाओ तो मैं ख़ुद तुम्हें इस्लामाबाद तफरीह के लिए ले जाऊँगा। वो परेशानी से उनसा की जानिब देखते हुए बोले, आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं, और अब तो मेरी उर्दू भी पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। वो नाश्ते के निवाले तेज़ी से निगलती हुई बोली, जिसमें बुशरा बेगम के नकोश बदले थे। लेकिन फिर भी तुम यहाँ किसी जगह से वाकिफ़ नहीं हो। वैसे तो मैंने ड्राइवर से कह दिया है कि वो तुम्हें ले जाएगा, लेकिन मुझे खुशी होती अगर हम में से कोई साथ होता। डैड, अगर आप कहें तो मैं साथ चले जाती हूँ। सलिहा की बात पे सब उसकी जानिब मुतवज्जा हुए थे। जहाँ बुशरा बेगम ने ऐब्रो उचकाकर उसे देखा था, वहीं कबीर साहब का चेहरा खुशी से दमकने लगा था, जबकि उनसा अपनी आंखें घुमाकर रह गई थी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है सलिहा, तुम्हें अच्छे से गाइड कर देगी और तुम अकेली भी नहीं फील करोगी, तो फिक्रमंद होने की भी कोई ज़रूरत नहीं। उनसा ने एतराज़ के लिए अपने लब वाँ किए थे जब वो फिर से मुखातिब हुई। मैं जानती हूँ कि तुम्हें शायद हम पसंद नहीं, लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं वाकई तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। सलिहा ने तो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बुशरा बेगम अपनी मुस्कुराहट मुश्किल से दबाते हुए, कबीर साहब चौंकते हुए उसे देखने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो पाकिस्तान इसीलिए आई थी ताकि अपनी फैमिली से मिल सकूं। मुंजा इत्मीनान से कहने लगी तो कबीर साहब कुछ मुतमईन नजर आने लगे। तुम दोनों ही तो मेरी कुल कायनात हो, एक दूसरे की यूं ही इज्जत करोगे तो मैं भी खुश रहूँगा। खैर ये बताओ कि कब तक जाने का प्रोग्राम है? सर्दियाँ हैं तो अंधेरा भी जल्दी ही छा जाएगा। बस यही कुछ 1 आध घंटे में चले जाएंगे और शायद रात के 7-8 बजे तक वापस आ जाएंगे। उन्हें उन दोनों का इतनी देर तक बाहर रहना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर ये सोचकर खामोश हो गए कि ड्राइवर तो साथ ही होगा। चलो ठीक है, कॉल करते रहना। और इन दोनों का रुखसार चूमते हुए वो वहाँ से चल पड़े। हम यहाँ क्यों रुके हैं? सलिहा ने कार एक रिहायशी इलाके में रुकवाई तो दिलचस्पी से एतराफ़ का जायज़ा लेने लगी। ओह, ये मेरी दोस्त का घर है, सोचा उससे मिल लूँ, फिर मिलकर शॉपिंग पे चले जाएंगे, रात में मिलेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने तो कहा था, कहीं तुमने वाकई तो नहीं सोच लिया कि मैं सारा दिन तुम्हारा ये बोरियत से भरा चेहरा देखकर गुजारूंगी? मुझे 7 बजे के करीब यहीं से पिक कर लेना। आखिरी बात उसने ड्राइवर को देखते हुए कही और फिर एक मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालते हुए गाड़ी से बाहर निकल गई। उन्जा तो बस उसे देख कर रह गई, फिर सीट से अपनी पुश्त टिकाते हुए सामने घूरने लगी। अगले ही लम्हे वो अपना मोबाइल निकालकर वहाँ के मशहूर तफरीही मकामात चेक करने लगी। आज मौसम काफ़ी सुहाना था। बारिश ना होने की वजह से वो सब कुछ अच्छे से देख सकती थी। हल्की हल्की धूप निकलने के बाद धुंध का भी नामो निशान न था। वो वहाँ के मशहूर होटल में रिवायती खाना खाती, हर लुकमे के बाद पानी पी रही थी, लेकिन उसे फिर भी उस मिर्ची वाली कढ़ाई को ख़त्म करने का जुनून सवार था। खाना खाने के बाद उसने वहाँ की मकामी मार्केट का रुख किया। वहाँ उसे चंद रंग बिरंगी शॉल और डेकोरेशन पीस इतने भाए कि वो उन्हें खरीदने लगी। उसका इरादा उन्हें नेदरलैंड तोहफे के तौर पर भिजवाने का था। इधर उधर घूमते हुए वक्त कैसे गुजारा उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। सूरज गुरूब होने लगा था। हवा में मौजूद खनकी बढ़ने लगी और जल्दी मुकम्मल अंधेरा छा जाता। वो वापस कार में आकर बैठी तो ड्राइवर उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। अब कहाँ चलना है बीबी जी? वो मोबाइल पे देखती कुछ देर बाद पुरजोर सी गोया हुई। मारगाला हिल्स। जी बीबी जी। वो सर को अज़बात में हिलाते हुए कार स्टार्ट करने लगा। जब तक वो मारगाला हिल्स पहुँचे हर तरफ मुकम्मल अंधेरा छा चुका था। वो सलिहा के बारे में भी मुकम्मल तौर पे भूल चुकी थी। बीबी जी, आप जल्दी वापस आ जाना, मुझे सलिहा बीबी को भी लेने जाना है। ड्राइवर की याद दहानी पर उससे अपनी प्यारी जहरीली सौतेली बहन याद आई थी। उसने मोबाइल पे वक्त देखा जो उसे 6:15 का वक्त बता रहे थे। ऐसा करो तुम उसे ले आओ, जब तक वापस आओगे मैं ये जगह अच्छे से देख लूँगी। उसकी बात पे ड्राइवर थोड़ा बेचैन हुआ था। साहब को पता लगा कि आपको अकेला छोड़ा था तो गुस्सा होंगे। किसी को पता नहीं लगेगा। अगर कोई मसला हुआ तो मैं कॉल कर दूंगी। वैसे भी मेरी परवरिश नीदरलैंड के पहाड़ी इलाके में हुई है, मुझे ऐसी जगह के खतरात का बखूबी इल्म है। वो उसे फिर से जाने का कहती पलट गई, जबकि ड्राइवर अब पहले से कदरे पुरसुकून हो चुका था। वो सयाहों के लिए बने रास्ते पे चलती हुई पहाड़ की चोटी पे मौजूद थी। उसकी तरह वहाँ भी कई लोग मौजूद थे। कई फैमिलीज उसकी तरह तफरीह के लिए आई, जिनमें से ज़्यादातर लोग अब वापस जा रहे थे और
जो मौजूद थे वो वापसी की तैयारी कर रहे थे। अंधेरे में वो वहाँ के मनाजिर से इस तरह लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकती थी जैसे कि वो दिन में उस जगह से लुत्फ़अंदोज़ होती। सर्दी की वजह से सांस लेते हुए भी मुंह से धुआं बरामद होता। उसे शिद्दत से घर की याद सताई थी। कुछ ही देर में वहाँ मौजूद सब लोग वहाँ से जा चुके थे। चंद ही लोग बहुत गौर से दिखाई देते। शायद ड्राइवर को भेजने का फैसला गलत था, लेकिन वो इतनी देर रिजर्व में रेस्टोरेंट में चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो सकती थी। बादलों ने महताब को रास्ता बख्शा तो हर जानिब उसकी चांदनी फैलने लगी। रात में भी वो जगह वहाँ आने वाले को अपने शहर में जकड़ लेती थी। कुछ सोचकर वो नीदरलैंड जेमी को कॉल करने लगी। वहाँ और पाकिस्तान के वक्त में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। अगर होता भी तो उसे उसकी परवाह कहाँ थी। तकरीबन 5वीं कोशिश पे उसकी कॉल अटेंड की गई। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि अभी मैं वॉशरूम में फिसलकर मरने से बाल-बाल बचा हूँ? जेमी अपने मखसूस अंदाज में बोला, जिसे नज़रअंदाज करती वो अपनी ही असना में बोली थी। जेमी, तुम सोच नहीं सकते कि जगह कितनी प्यारी है। हालांकि ये नीदरलैंड से काफ़ी अलग है लेकिन यहाँ की खूबसूरती अलग होने के बावजूद बहुत कमाल की है। अच्छा, क्या इतनी कमाल है कि तुम अपना घर भूल जाओ? ओह जेमी, मैं अपना घर कभी नहीं भूल सकती, लेकिन इस जगह को ना सराहना कुदरत के साथ नाइंसाफ़ी है। वो रास्ते से भटकती हुई जेमी से महुए गुफ्तगू लापरवाही से चलने लगी। अचानक किसी ढलान के करीब उसका पाँव फिसल गया। मोबाइल हाथ से छूटकर ज़मीन बोस हुआ और वो भी उस खाई की जानिब गिरने लगी। खौफ के बाद उसके लबों से बेइख्तियार चीख निकली थी। अचानक किसी ने बरवक्त उसका हाथ थाम लिया और इस नागहानी मौत से बचा लिया। वो मुकम्मल तौर पे हवा में लहरा रही थी। पलटकर उस शख्स का चेहरा देखा तो बहरूज रात रात सी तारीक आंखों से उसे देख रहा था। गिरने के खौफ से उसकी सांसें अभी भी तेज़ी से चल रही थी। दिल तेज़ी से धड़क रहा था और वो खून की गर्दिश भी सुन सकती थी। उसने खौफ के ज़ेरे असर फिर से उस खाई की जानिब देखा। बहरूज ने उसे अपनी जानिब खींचा तो वो कांपती टांगों से उस ढलान से दूर हुई। थैंक्स। अपनी मौत को इतने करीब देखकर वो कांप उठी थी। ऐसी जगह को बागीचा समझकर इसमें टहला नहीं जाता मिस उन्सा। उसकी आवाज़ उन्सा के कान से टकराई तो वो खुद में सिमट गई। बहरूज का हाथ अभी भी उसकी कलाई थामे हुए था, जैसे वो कहीं गायब हो जाएगी। मुझे अंधेरे में पता नहीं लगा। अगर आप नहीं होते तो मैं गिर जाती। फिर तो ये आपकी खुशकिस्मती है कि मैं हमेशा हूँ। उन्सा उसकी बात को नज़रअंदाज करती हुई उस जगह से मज़ीद दूर होने लगी। सब ठीक है, वो उसके इकबाल कान के पीछे करते हुए बोला। उन्सा ने अपने दोनों हाथों को आपस में जकड़ रखा था। चलो, हमें चलना चाहिए। अचानक उसके मोबाइल की आवाज़ ने उन दोनों को मुतवज्जा किया। उन्सा झुककर उसे उठाने लगी और फिर कॉल को पिक कर लिया। उन्सा, क्या हुआ था? तुम्हारी चीख की आवाज़ आई और फिर कॉल भी कट गई। जेमी परेशानी से इस्तफसार करने लगा। कुछ नहीं, मैं बस स्लिप होते हुए बची और मोबाइल गिर गया, शायद इसीलिए कॉल कट गई थी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, वो पहले से पुरसुकून होता हुआ बोला। बहरूज की आंखें उस पर सिकुड़ी थी, जबकि उन्सा ने एक साथ लहर महसूस की जो उसके रोंगटे तक खड़े कर गई थी। जेमी, मैं फिर कॉल करूँगी, ओके बाय। उनसा अपने बाजू रगड़ते हुए नजरें बचाकर बहरूज की जानिब देखने लगी, जो एक जगह साकित खड़ा था। वो कौन था? बज़ाहिर तो उसके लहजे में तब्दीली नहीं आई थी, लेकिन फिर न जाने क्यों खौफ उसकी रीढ़ की हड्डी में सरायत करने लगा। वो ज़बान से अपने लब तर कर रही थी। वो मेरा कज़िन है। बिना रुके वो उसे फ़ौरन सच बता गई और फिर बुरी तरह लरज़ने लगी। न जाने उसका शऊर उसे वहाँ से भाग जाने का क्यों कह रहा था। वो एक कदम वहाँ उठाते हुए उनके दरमियाना फासला ख़त्म कर गया। उन्सा ने इसी अजीब एहसास के तहत नज़र झुकाई थी। वो नरमी से उसकी कलाई थामने लगा और फिर उसी कलाई से खींचता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। जब तक वो पार्किंग में पहुंचे, उनसा अपने हवास में लौट चुकी थी। वो ड्राइवर कुछ देर में आने वाला होगा, वो सांस खींचती ही बोली। तुम मेरे साथ जा रही हो, ड्राइवर तुम्हें वहीं से पिक कर लेगा, वो बिना रुके कहता हुआ उसके लिए फ्रंट डोर खोलने लगा। उनसा का एहतजाज उसकी ज़बान पे आकर रुक गया था। न जाने क्यों, लेकिन उस शख्स को इनकार करने की हिम्मत वो किसी तौर नहीं जुटा पाई थी। वो उसे फ्रंट सीट पर बिठाता खुद ड्राइविंग सीट संभाल गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे लगा कि ये एक टूरिस्ट प्लेस है। उनसा फिर से अपनी ज़बान दांतों तले दबा गई। वो कार को तेज़ रफ्तारी से
भगाने लगा, जिससे उनजा का सांस सीने में अटकने लगा। 20 मिनट में वो एक खूबसूरत रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे। हम यहाँ क्यों रुके हैं? खाना खाने के लिए, वो सरसरी अंदाज में कहता हुआ कार से बाहर निकल गया। उनजा भी उसकी तकलीद में बाहर निकली और रेस्टोरेंट में दाखिल हो गई। सुर्ख और सुनहरी रंग का इम्तिजाज इस जगह को मजीद चार चांद लगा रहा था। छत से लटकता फानूस, जिससे निकलती चमचमाती रोशनी हर सिमत बिखर रही थी, और उस पे सहर आलूद कर देने वाली वो खुशबू उनजा के नतनों से टकराती उसके हवास बिछाने लगी थी। वो बच्चों की तरह उसकी पैरवी करती हुई एक टेबल की जानिब बढ़ी। बैरे ने फ़ौरन आगे बढ़कर उन दोनों के लिए कुर्सी निकाली थी। वैसे कहने को तो मैं नीदरलैंड में पली बड़ी हूँ, लेकिन इतनी शानदार जगह पे कभी नहीं गई। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये रेस्टोरेंट पसंद आया। क्या आप यहाँ अक्सर आते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिना बुकिंग के ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ओह, तो ये आपकी मिल्कियत है? उनसा उसकी चॉइस से इम्प्रेस होते हुए बोली। हाँ, लेकिन मेरी पहचान कई कामों के पीछे छुपी हुई है। बैरे तेज़ी से उनकी जानिब पहला कोर्स लेकर बढ़े। उसका मोबाइल बजने लगा तो बहरोज़ के कहे मुताबिक उसने ड्राइवर को वहीं आने का कह दिया। जब तुम ढलान से गिरते हुए बची तो काफ़ी खौफजदा दिखाई दे रही थी, वो निवाले को निगलते हुए बोला, जिसमें उनसा अचानक कपकपा उठी। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद ही मेरा आखिरी लम्हा है, और फिर मुझे याद आया कि अभी तो मुझे इतना कुछ करना था। जैसे कि वो उसे गहरी नज़रों से देखता पूछने लगा तो उनसा के चेहरे पे सुर्ख रंग बिखर गया। जैसे कि आपके साथ डिनर करना, वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोली। तो मुखालिफ मुतबस्सुम मुस्कुराकर उसे यूं मुस्कुराता देखकर उनजा का चेहरा मज़ीद सुर्ख हुआ। टेल मी मिस उनजा, क्या आप मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है? वो एक कोने टेबल पर टिकाता हुआ मखसूस सा उसे देख रहा था। शायद वो धीमी सी आवाज़ में मिनमिनाई थी, लेकिन न जाने बहरोज़ ने वो कैसे सुन लिया। उसकी आंखें चमक उठी। अगर तुम मेरी बीवी होती तो जानती हो मैं क्या करता? उनजा की आंखें एकदम फैली थी, सांसें वहीं साकिन हुई, और वो लब वाह करती अपने लब को तर करने लगी। क्या करते? वो खुमार आलूद लहजे में उसकी जानिब झुकते हुए पूछने लगी। ईगर बेनिम कादिमिनी उल्सायदिन सेनी ओपमेक इस्तियोरम। वो बहरोज़ की बात समझ तो नहीं पाई, लेकिन उसके लहजे की तपिश और आंखों में मौजूद हिद्दत से उसके रोंगटे ज़रूर खड़े हो गए थे। वो उससे महसूस होता तमस्खराना मुस्कुरा दिया था। तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि तुम कमज़ोरी से मर जाओ। वो अब पहले से मुख्तलिफ सर लहजे में बोला। भला वो ऐसे कुछ कैसे खा सकती थी जब उसके सामने मौजूद शख्स उसे ऐसे देख रहा हो, जैसे उस कायनात में उससे ज़्यादा अहम और कुछ भी नहीं है। मुझे भूख नहीं, वो हाथ में थामा चम्मच नैपकिन पे रखते हुए बोली। हालांकि ये सरासर झूठ था, आजकल तो उसे हर वक्त ही भूख लगी रहती थी। जैसा तुम चाहो। बहरहाल मैं तुम्हें यहाँ किसी ख़ास मकसद से लाया हूँ। ख़ास मकसद? वो उसके अल्फाज को दोहराने लगी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्या? उसे तो अपना थूक ही गले में फंसता हुआ महसूस हुआ। शादी? आप मजाक कर रहे हैं क्या? बेशक, वो इसमें गैर मामूली तौर पे दिलचस्पी रखती थी, उसकी जानिब खिंची चली जाती थी, लेकिन शादी? ऐसा तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। क्या कोई मसला है? उसकी आंखें ख़तरनाक तरीके से सिकुड़ी थी। नहीं, मैं आपको जानती भी नहीं। क्या वाकई में? जब तुम उस रात मेरे साथ रही तब तो ऐसा कोई मसला नहीं था। उनजा को लगा जैसे किसी ने उसके सर पे ज़ोरदार हथौड़े से वार किया हो। एक के बाद एक मंजर उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो दोनों हाथों से अपने चकराते हुए सर को थामने लगी और मनाजिर को झटकने की कोशिश कर रही थी। नहीं, ये उनकी पहली मुलाकात तो ना थी। वो उसके साथ घोड़सवारी पे गई थी और फिर वहाँ से उसकी विला। अचानक उसके जहन में ये तमाम मनाजिर क्यों घूमने लगे थे? उसे पहले याद क्यों न था? वो उसे पुरस्रार नज़रों से देखने लगा, जबकि चेहरे पे इस्तज़ाइया मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसने वो रात उसके विला में गुजारी थी। नामुमकिन, वो उसके इस कदर करीब तो कभी नहीं गई थी। उनजा ने तकलीफ से सुर्ख हो चुकी आंखों से उसे देखा। उसका अमल तनफ़ुस बेतरतीब हो चुका था। उसकी आंखों के सामने बहरोज़ का उस पे झुकते हुए का मंजर दौड़ा तो वो आंखें ज़ोर से बंद कर गई। क्या हुआ? तुम तब तो काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। अपने तासुर के बरक्स उसका लहजा सपाट था।
मैं नहीं जानती, मुझे अब से पहले कुछ याद नहीं था। वो जितना मुझे याद है, पार्टी के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई थी। उसने फिर से अपनी कनपट्टियों को दबाते हुए कहा, लेकिन वो मनाजिर बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई ज़बरदस्ती उसकी याददाश्त के साथ खेल रहा हो। ये तो वाकई हैरानगी की बात है। उसके जुमले के बरक्स वो किसी भी तरह हैरान तो दिखाई ना देता, बल्कि खासा मुतमईन लग रहा था। शादी के लिए यही बेहतरीन वक्त है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इज्जत पे कोई हुर्फ उठे। वो मशरूब को अपने लबों से लगाता हुआ कहने लगा, जबकि उसकी नज़रें उनसा की रूह को तार तार करती महसूस हो रही थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।